हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरओई क्लासेस में। अगर आप यूपी टेट, सी टेट या सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है सी टेट से। आज का जो एग्ज़ाम जिस तरीके के क्वेश्चन सी टेट में पूछे जाते हैं उन क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं जो पिछले वर्षों से आए हुए हैं। तो अगर आपको ये समझना है कि सी टेट में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, आज के जो क्वेश्चन है मनोविज्ञान विषय से हैं, मनोविज्ञान में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज का टॉपिक सी टेट के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। देखिए यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, इसके बाद क्या है, के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो किसको संबोधित नहीं किया गया है, इसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो देखिए यहाँ पर अवयवभूत, आनुभाविक, संदर्भगत, इन चीज़ों को इसमें शामिल किया गया, संबोधित किया गया है। इसमें जिसको संबोधित नहीं किया गया वो है सामाजिक। तो हमारा इसमें जो हमारा राइट आंसर निकल के आएगा सामाजिक। सामाजिक यहाँ पर आ जाएगा। सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। तो किसको, अवयवभूत, आनुभाविक और संदर्भगत। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। यहाँ पर खाली स्थान है, तो किस पर बल देता है, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। तो देखिए इसमें जो हमारे ऑप्शन आ रहे हैं, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर, और शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर। तो गार्डनर का जो बुद्धि का सिद्धांत है वो सबसे ज़्यादा जो बल देता है, किस पर देता है, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। था, प, फा और चा ध्वनियाँ हैं। किस तरीके की ध्वनियाँ हैं, रूपिम, लेखीय, शाब्दिम और स्वनिम। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्वनिम। स्वनिम। तो था, फा और चा ये जो ध्वनियाँ हैं ये स्वनिम ध्वनियाँ हैं। कैसी हैं, स्वनिम ध्वनियाँ हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को, तो कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या मतलब करना चाहिए, ये बात यहाँ पर आ रही है। तो चलिए पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारस्परिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारस्परिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, अच्छी लड़की अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए। अगला कह रहा है कि कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समझते चलते हैं। ये देखिए ऐसा नहीं हो सकता, रॉन्ग आंसर है। लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने में प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी गलत है। और अच्छा लड़का अच्छा लड़की कहकर, ये भी गलत है। तो राइट आंसर इसमें हमारा क्या हो गया, ए, लड़के लड़कियों को एक साथ अपारस्परिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन पेपर आता है उसमें जब हम करते हैं तो उसमें हम इस तरीके से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं कि पहले हम ये देखते हैं कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो इसमें देखिए ऑप्शन हमारे क्या हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का सी,
यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य है। ठीक है, तो व्यक्तिगत भिन्नताओं को, विद्यालयों में व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। लेकिन क्यों पता होना चाहिए? कि हम यह समझ सकें कि शिक्षार्थी क्यों नहीं सीख रहा है, सीखने में क्यों योग्य है और क्यों अयोग्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है क्वेश्चन? शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए विद्यालय में किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा? ए। बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर प्रदान करना। तो यह जो है क्या है? विद्यालय सहयोग कर सकता है व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा? ए। बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देता है? तो देखिए इसमें क्या दिए गए हैं कि सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। ठीक है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड सुधारा जाए इस पर, या शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, या बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए। ठीक है, सीखने का रिकॉर्ड रखा जाए और किस प्रकार उस रिकॉर्ड को सुधारा जाए इस पर बल देता है क्या? सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 विद्यालय आधारित आकलन। विद्यालय आधारित आकलन क्या है? आंसर देखिए हम देख लेते हैं। सीधा आंसर सी। आंसर हमारा कौन सा? सी हो जाएगा। परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। विद्यालय आधारित जो आकलन है वो क्या है? परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी विद्यार्थियों की मदद करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा 8वें का कौन सा हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। क्या संकेत करती है? सीखने की तत्परता की ओर। ठीक है, शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर। ठीक है, कौन सा? शिक्षार्थियों का सामान्य योग्यता स्तर। सीखने के सात्विक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करना और थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। तो सीखने की तत्परता में जो संकेत कर रही है इसमें से जो हमारा राइट आंसर है बी। सीखने के सात्विक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। वर्तमान में उसका क्या स्तर है सीखने के प्रति। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर हमारा क्या कर रहा है? एक शिक्षिका की एक कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? वह शिक्षिका उसके उन बच्चों के लिए क्या कहे जो सबसे उचित होगा? तो इसमें जो हमारे विकल्प हैं, पहला विकल्प कह रहा है कि पहिए कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों से मदद ले सकते हैं। शिक्षिका ये कह सकती है, या सबसे उचित क्या होगा? दूसरा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। ये हो सकता है कि बच्चे क्लास में ही अपने सुविधा के अनुसार वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं क्योंकि वो शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त हैं। अगला हमारा क्या है? मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? और डी नंबर क्या कह रहा है? पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। तो शारीरिक विकलांगता के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जो उचित है वो है सी नंबर, मोहन। मैडम को क्या बोलना चाहिए? शिक्षिका को क्या बोलना चाहिए? मोहन, खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं करते? उसको प्रोत्साहित करना चाहिए हमें खेल के मैदान में जाने के लिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11
यहाँ पर देखिए खाली स्थान, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो इसमें एक जो हमारे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक ऑप्शन है जिसके कारण शारीरिक अक्षमता, अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेरेब्रल डिस्फंक्शन, संवेगात्मक विघ्न, व्यवहारगत विघ्न और सांस्कृतिक कारक। तो 11 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा जाएगा सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक के का अतिरिक्त सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, सांस्कृतिक कारक हैं वो अधिगम अक्षमता को उत्पन्न नहीं करते हैं, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला, एक समावेशी विद्यालय। एक समावेशी विद्यालय किसको माना जाएगा? तो यहाँ देखिए जो हमारे ऑप्शन है क्या कह रहे हैं, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों के लिए सुधार के लिए प्रतिबद्ध होता है। ठीक है, तो ये समावेशी विद्यालय की एक तरीके से परिभाषा दे रहे हैं कि किस तरीके से होना चाहिए। शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है। विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध है। ठीक है, और अगला कौन सा है, शिक्षार्थियों की निर्योग्यताओं के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है। तो 12 जो हमारा है क्वेश्चन नंबर, उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। तो वो विद्यालय कैसा है, एक समावेशी विद्यालय है जिसमें सभी बच्चों के साथ समावेशी के साथ उनको शिक्षा दी जाती है और सभी को बढ़ने के लिए सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को। तो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को क्या, पहला को हमारा क्या कह रहा है ऑप्शन, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा कह रहा है शिक्षक के बिना अपने अध्ययन रथ को व्यवस्थित कर लेते हैं। सी ऑप्शन हमारा कह रहा है अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं, अधिगम निर्योग नहीं हो सकते। तो प्रतिभाशाली बच्चों को, शिक्षार्थियों को क्या ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। ठीक है, ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के कारण प्रतिभाशालिता होती है। तो किसके कारण, आनुवंशिक संरचना, वातावरणीय अवप्रेरणा, ए और बी का संयोजन या मनोसामाजिक कारक। अगर आप मनोविज्ञान आपके लिए एक नया विषय है तो आप हमारे चैनल से जुड़कर उसमें मनोविज्ञान के हर टॉपिक को हमने डिटेल में पढ़ाया है, वहाँ से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं कि मनोविज्ञान के विषय को किस तरीके से हमें जानना है। थ्योरी में पढ़ाया गया है तो आप अच्छे से देख सकते हैं, फिर अगर आपको मनोविज्ञान अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर आप आंसर भी अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें हमारा क्या कह रहा है 14वां क्वेश्चन कि आनुवंशिक रचना, इसके बाद वातावरणीय प्रेरणा। तो प्रतिभाशाली के मतलब किसके कारण प्रतिभाशालता होती है, तो इसमें राइट आंसर हमारा सी, ए और बी का संयोजन, आनुवंशिक रचना, वातावरणीय अप्रेरणा, इन दोनों के कारण प्रतिभाशालिता होती है। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। तो इसमें हमारे ऑप्शन क्या कह रहे हैं, एक, लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृह कार्य देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, और शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना। तो इसमें जो हमारा 15 का राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, शिक्षार्थियों को कुछ मतलब थोड़ी छूट बच्चों को इस तरीके की भी देना चाहिए कि वो क्या सीखना चाहते हैं, किस तरीके से सीखना चाहते हैं। ठीक है, तो 15 का हमारा राइट आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है
गतिक कौशलों में अधिगम नियोगिता कहलाती है। गतिक कौशलों में अधिगम नियोगिता क्या कहलाती है? इसमें इससे संबंधित वीडियो पड़ा है हमारे चैनल पर, जिसमें आप जाकर देख सकते हैं कि डिसलेक्सिया क्या है, डिस्प्रैक्सिया क्या है, डिस्कैलकुलिया क्या है, डिस्फेक्जिया क्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझिए क्वेश्चन को कि गतिक कौशलों में अधिगम नियोगिता कहलाती है। तो गतिक कौशलों में जो अधिगम नियोगिता है वो डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, डिस्प्रैक्सिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिगम नियोगिता। तो अधिगम नियोगिता एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे, या फिर समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती। तो जो अधिगम नियोगिता है वो एक चर अवस्था है। अधिगम नियोगिता क्या है? एक चर अवस्था है। राइट आंसर हमारा बी कि अधिगम नियोगिता एक चर अवस्था है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। समस्या की पहचान, समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्तियों को खोजना और परिणामों की आशा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? के अतिरिक्त। ठीक है, तो समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 18 का राइट आंसर बी, समस्या का छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। इसके अलावा और सारे चरण हैं, समस्या की पहचान करना, संभावित युक्तियों को खोजना और परिणामों की आशा करना। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी, समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक शिक्षक को शिक्षार्थियों द्वारा, इसमें ऑप्शन हमारे दिए, शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को यह भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए कि क्या करना चाहिए एक शिक्षक को। इस पर बात हो रही है कि शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। अगला को हमारा क्या कह रहा है? सी नंबर, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। और अगला ऑप्शन है, व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। तो इसमें जो हमारा 19 का राइट आंसर हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित कर रहे हों तब उन्हें क्या ठीक करने की कोशिश अधिक नहीं करनी चाहिए, उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। जब वो अपने आप को संप्रेषित कर रहे हो, अपने बता रहे हो, किसी बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, 20वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। ठीक है, जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है तब वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण हो सकता है। तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है, ये हम अभी ऑप्शन में देखेंगे। इससे पहले हम ये समझ लें कि जब भी आप एग्ज़ाम में जाएं, पेपर देने, आप किसी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप टेट का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, कोई भी एग्ज़ाम देने जाएं, देखिए आप जो आपने तैयारी की है महीने, साल या 6 महीने में, जो भी अब आपने जो भी तैयारी की है वो आपकी तैयारी हो चुकी है कंप्लीट। अब आप परीक्षा हॉल में हो तो वहाँ पर आपको जो ज्ञान है वही लिख सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे तो आप वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वहाँ पर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आराम से बैठो, अपना पेपर देखो और जो भी आ रहा है उसमें अपना 100% देने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसका हम आंसर देखते हैं। इसमें हमें क्या आंसर कह रहे हैं कि शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है। क्या कह रहे हैं कि शायद उसने तैयारी अपनी अच्छी नहीं की, इसलिए वह आत्मविश्वासी नहीं है, इसलिए उसको घबराहट हो गई है। ठीक है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, या निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती हैं और वह स्वभाव में बहुत कठोर हैं। या फिर अगला को हमारा ऑप्शन है कि शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है?
तो इसमें कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो इसमें जो हमारा कौन से ऑप्शन दिए हैं? पहचान करना, अंतर करना, वर्गीकृत करना या वर्णन करना। तो इसमें जो हमारा 21वां का राइट आंसर हो जाएगा अंतर करना। राइट आंसर हमारा बी, अंतर करना। ठीक है, कि कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? तो इसमें है अंतर करना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजेश अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपनी परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। तो किसके रूप में? तो यहाँ पर देखिए हमारे ऑप्शन क्या कह रहे हैं कि तथ्य आधारित शिक्षार्थी के रूप में, शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी के रूप में, या फिर आकलन आधारित शिक्षार्थी के रूप में, या आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी के रूप में। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हमारा डी, आंतरिक रूप से अप्रेरित। जो वो है वो आंतरिक रूप से अप्रेरित है, तभी उसको किसी की कहने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से करता है और आनंद लेता है। ठीक है, तो बच्चा क्या है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्या कह रहा है? यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, और जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। ऐसा कि उनकी अप्रेरणा के कारण करते हैं। तो किसकी अप्रेरणा के कारण करते हैं वे? इसमें हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है कि अपनी अपेक्षा को कम करने में, कक्षा के साथ संबंध होने में, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में, या फिर अपनी शक्तियों का उपयोग करने में। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, अपनी उपेक्षा को कम करने में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 24। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है। ठीक है, तो मानव बुद्धि एवं विकास की जो समझ है वो शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? यहाँ पर इसकी बात की जा रही है कि शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने में। ठीक है, और इसके बाद विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में, स्पष्टता के बारे में, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, और निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास में। तो इसमें हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा बी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। ठीक है, इससे शिक्षक समझते हैं कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को क्यों होनी चाहिए कि जो शिक्षार्थी हैं उनके शिक्षण के बारे में स्पष्टता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? यहाँ पर क्वेश्चन हो रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, और शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो राइट आंसर हमारा सी, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है बच्चे के बारे में? ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, 26 का राइट आंसर ए, समवयस्कों और पैतृक यानी जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? गुणात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समाजीकरण है। समाजीकरण क्या है? शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन और सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। सामाजिकरण क्या है? समाज में जो मानदंड बनाए गए हैं उनके साथ व्यक्ति का अनुकूलन। अगला क्वेश्चन है, एक पीटी खेल शिक्षक
क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। ठीक है, सुधारना चाहता। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? तो कौन सी युक्ति सर्वाधिक सहायक होगी लक्ष्य प्राप्त करने में? इसमें देखिए, शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, क्या बताना। ठीक है, बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, या क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। या फिर अगला जो हमारा आ जाता है, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा, शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराना। अभ्यास कराने से बच्चे अच्छा सीखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप से मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने में अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उनके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो इसमें हमारा देखिए, आत्मसात, निर्माण, संक्रियाकरण या तर्क संकट। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा आत्मसात। यहाँ पर आ जाएगा आत्मसात करेंगे। ठीक है, वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य में क्या करेंगे बच्चे? आत्मसात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमों में दाल और चावल खाने को कर दिया। क्या कर दिया है? समायोजित, अनुकूलित, समुचितता या अंगीकार। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या कर दिया? अनुकूलित। ठीक है, अनुकूलित कर दिया है। तो हमने आज जो इस वीडियो में पढ़ा है वो सीटेट से संबंधित क्वेश्चन पढ़े हैं। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।